Hello, welcome to YouTube channel JRF Adda. I am your law educator at JRF Adda. I have done an LLB, also done LLM in criminal law, qualified UGC NET in December 2022 in my first attempt. I am assistant professor in VSST College, Kanpur. देखिए ये आपका यूजीसी नेट के दिसंबर 2024 के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके बैच पे पता कर लेंगे क्या टाइमिंग है, कैसा क्या शेड्यूल है। आप इन नंबर्स दिए गए कॉल पे नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं। इसमें पेपर 1 के लिए भी फैकल्टी है, पेपर 2 के लिए भी फैकल्टी है। पेपर 2 यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ साथ लॉ का भी पेपर स्टार्ट हो गया है। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकेंगे। तो हम लोग अच्छे से, अगर आप लोग हमारे लॉ पेपर 2 में मेरे साथ जुड़ेंगे तो अच्छे से हम लोग कोर्स को एक प्लान तरीके से कंप्लीट कर सकेंगे और इसलिए आप लोग दिसंबर 2024 तक आपको जेआरएफ क्लियर हो सके। देखिए यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए आपको एक प्लान तैयारी की जरूरत होती है। उसके लिए हमारा जो बैच है वो आपको अच्छे से हेल्प करेगा पूरी तरीके से। उस बैच में मैं आपके साथ हर टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। उसी टॉपिक के ओवर होने के बाद जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सभी मैं कोशिश करके साथ में डिस्कस करूंगा। अलग से भी पीवाईक्यूज की वीडियो जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी ले आऊंगा और पूरे कॉम्प्रहेंसिव तरीके से दिसंबर 2024 तक सारा कुछ लॉस का 700 यूनिट खत्म हो जाएंगी। मेरे पास सबके नोट्स बने हुए हैं, बस आप लोग मिलिए। जैसे जरूरत होगी एक क्लास की जरूरत होगी एक क्लास दी जाएगी, 2 क्लास की जरूरत होगी 2 क्लास, तो उस हिसाब से जैसे नीड होगी हम लोग उस पे कर पाएंगे। यूट्यूब पे हमारे टाइम बाउंडेशन होती है, उस टाइम बाउंडेशन के साथ जितना मुझे ज़रूरत होगी, जितना मैं कर पाता हूँ उतना मैं करूँगा आपके साथ। रोज़ यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए रोज़ मैं आपको 6:30 बजे मैं आपके साथ यूट्यूब पे मिलता हूँ। आपको रोज़ इवनिंग मंडे टू सैटरडे आप हम मुझे यूट्यूब चैनल पे मंडे टू सैटरडे 6:30 बजे आप यूट्यूब चैनल पे आएंगे, मैं आपको मिलूंगा। इसके अलावा अगर आपको पूरी अच्छे से क्लासेस करनी है, हर चीज़ समझनी है, हर चीज़ भी लाइव चैट में आना है, हर क्वेश्चन का सवाल चाहिए लॉ से रिलेटेड, तो आप उसके लिए आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जेआरएफ अड्डा का ऐप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, फ्री क्लासेस मिल जाती, पीडीएफ भी मिलेंगे, फ्री लाइव टेस्ट मिल जाते हैं, कॉन्सल्टेशन होता है हर 14 दिन में, क्विज भी होती है। वो साइट आप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिंक आ जाता है, अदरवाइज भी आप डायरेक्ट गूगल स्टोर पर, प्ले स्टोर पे और आईफोन में ऐप स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये ज्यादा भट्टा का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप कर लेंगे ज्वाइन तो मेरे वीडियोस के पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो पेपर बन के सारी वीडियोस जो भी टीचर्स ला रहे हैं उसके भी आपको मिल जाएंगे। देखिए तो आज का हम लोग क्यों ये वीडियो बनाया है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। देखिए इस पेपर में, इस वीडियो में आपके साथ पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 2000, अभी इस वीडियो में आपके साथ केवल 2024 जो अभी पेपर कैंसिल हुआ था, कहा जा रहा है जो कैंसिल हुआ है, मतलब ऑब्वियसली तो हो गया था कैंसिल, लेकिन आप सुन रहे हैं कि उसमें भी रिजल्ट आने की उम्मीदें हैं, तो वो तो सब विषय है डिस्कशन का, वो तो होगा बाद में। तो मैंने उस 2024 से मैंने पेपर क्वेश्चन लिए हैं और मैंने डिस्कस किया। मैंने देखिए अदर अदर एजुकेटर्स की तरह मैंने यहाँ पे केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, क्योंकि वो तो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताना चाहा है कि किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को डील करें, क्या मेथड होगा ताकि आप उस क्वेश्चन को डील कर सकें। आप लोग किस तरीके से, देखिए लॉ में क्या होगा, बहुत सारी यूनिट्स, सिलेबस बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ सिलेबस बड़ा। अब उस बड़े सिलेबस में कैसे आप चीजों को याद रखें कि आपको टाइम कम हो जाता है, पेपर करने में टाइम कम लगने लगता है, तो उस कम टाइम में कैसे चीजों को आप याद रखें और कैसे आप अच्छे से क्वेश्चंस को डील करें और क्या अप्रोच होनी चाहिए आप। इसकी अप्रोच जुडिशरी के पेपर से अप्रोच से अलग होती है। मैं हर वीडियो में बात करता हूँ लगभग, जुडिशरी जो लॉ के बच्चे होते सोचते हैं कि हमने जुडिशरी की तैयारी कर ली, मैं निकल जाऊंगा। नो डाउट वो लोग एक एडवांटेज रखते हैं और उनके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन उनको भी अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। तो वो अप्रोच चेंज करने का मैं अपने हर वीडियो, मेरी आप हर वीडियो को कॉम्प्रेहेंसिवली तरीके से फॉलो करते रहिएगा, रेगुलर फॉलो करिएगा, आपको हर वीडियो में कुछ एड ऑन मिलेगा, ठीक है। उसी बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई, किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील करें, किस तरीके से आप क्वेश्चन को समझें और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें।
सब मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। मैंने केवल इसमें आंसर नहीं बताया, आंसर बनाना होता तो 10 मिनट की मैं वीडियो बताऊंगा। मैंने केवल आंसर नहीं बताया, आंसर के साथ मैंने चीजों को किस तरीके से आंसर निकालना, किस तरीके से उसको याद करना, सब बताने की कोशिश करी है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए start। पहला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग राइट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल। अभी देखिए एक स्टूडेंट ने हमसे, मैंने कमेंट बॉक्स में डाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन कैसे डील करें, तो वो एक फॉर्म ये भी हो सकता है। देखिए, अरेंज द फॉलोइंग राइट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आर्टिकल 19(1) हर किसी को पता है, मतलब हर एक लॉ स्टूडेंट जो भी वीडियोस देख रहा होगा, आर्टिकल 19(1) क्लॉज 1 किसी ना किसी ने हमेशा कभी ना कभी सुना हो। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन में देखिए डिफरेंसेस क्या है। अगर नॉर्मल आर्टिकल 19(1) हमारे जुडिशरी के एग्जाम में आता तो वो ये कहते कि हमको दे देते और कहते कि कौन से हमारे आर्टिकल 19(1) क्लॉज में कौन नहीं है या कौन है। यहां पर एक क्रोनोलॉजी लगाने को आ गई कि किस तरीके से आप इसमें आंसर दिया गया है, क्रोनोलॉजी लगाने को आ गई, मतलब क्या सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस बहुत ही कॉमन है, तभी भी अब आप जब यूजीसी नेट के लिए पढ़िएगा तो क्वेश्चन में सीक्वेंस को याद रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसमें करेंगे। ठीक, लेकिन नॉर्मल अगर आप जनरली इसको याद करने की कोशिश करेंगे, याद करेंगे, पेपर तक भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें अपना माइंड लगाइए कि सीरीज कैसे याद करें। ठीक है, अभी मैं इसमें आंसर डील कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑल सिटीजन शैल हैव अ राइट। देखिए एक तरीका तो ये है, आप उसको याद करना स्टार्ट कर दें, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पीसफुली विदाउट आर्म, याद भी कर लेंगे, समझ भी जाएंगे। लेकिन अगर जब क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाएगी तब आप फंस जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा एक कोई स्टोरी बनाने के सीख लगाएंगे, अब इजी तरीके से उसको याद कर सकते। तो पहला, ऑल सिटीजन हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखिए कोई एक बच्चा है, कोई सिटीजन है, जब वो पैदा होता है या कोई सिटीजन है, सबसे पहले क्या अधिकार अपने में माएगा। एक कोई सिटीजन है, जनरल पीपल है, तो सबसे पहले वो यही अधिकार सोसाइटी से चाहेगा कि उसको बोलने का अधिकार हो, जो चाहे वो बोल सके। पहले तो सबसे पहले बोलने का अधिकार, तो सबसे पहले किसी सिटीजन के पास क्या राइट मांगता है वो, कि मुझे बोलने का अधिकार दिया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा राइट वो क्या मांगता है, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। अब उसको आपने बोलने का अधिकार दे दिया कि जो तुम्हारा मन में हो वो बोल सको, लेकिन इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमारे क्लॉज 19 क्लॉज 2 में दिए गए, उसको डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है, पहला उसको अधिकार दिया गया बोलने का अधिकार। अब जब बोलने का अधिकार हो गया तो उसको इकट्ठा होने का अधिकार, वो एक जगह खड़े होकर आपस में बात कर सकते हैं बिना किसी आर्म आर्म नहीं लेंगे। तो पहला बोलने का अधिकार, फिर दूसरा असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, पीसफुली तरीके से असेंबल कर लेंगे बिना किसी आर्म। तीसरा, टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनके पास एसोसिएशन बनाने का अधिकार हो, यूनियन बनाने का अधिकार हो। अब तुम्हारे पास बोलने का अधिकार हो गया, इकट्ठा होने का अधिकार हो गया। अब इकट्ठा होने के बाद अब आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। तो आपके पास कौन कौन से अधिकार हो जाएंगे, एसोसिएशन बनाने के, यूनियन बनाने के, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने के, ये सभी अधिकार भी आपको मिलने चाहिए। तो पहला, तुम्हें बोलने का अधिकार मिल गया, अब तुम्हें इकट्ठा होने का अधिकार मिल गया। अब इकट्ठा भी तुम लोग हो सकते हो, तो अब तुम्हारे पास एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार मिल जाएगा। ठीक, अब तुमने एसोसिएशन बना ली, यूनियन बना ली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना ली। अब तुम्हें क्या हो, पूरे इंडिया में तुमको घूमने का अधिकार मिल जाए, तुम कहीं भी जा सकते हो, कोई तुमको रोके नहीं, ये भी अधिकार तुमको मिल जाए। अब तुम्हें जब घूमने का अधिकार मिल गया तो तुमने कहा मुझे रहने का भी अधिकार मिल जाए, मेरा जहां मन करे जब मन करे मैं रह सकता हूँ, ये भी तुमको अधिकार मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर अब तुमको ये सब अधिकार मिल गया। एक हमारे राइट टू प्रॉपर्टी था वो हट गया है, वो हमारे 300 क्लॉज ए पे चला गया, 300 ए पे चला गया। अब तुम्हारे पास किसी भी जगह रहने का अधिकार हो गया, तो अब तुम्हारे पास कोई प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, और अब तुम्हारे पास, अब तुम्हें जैसे पहले में क्या है, तुम्हें बोलने का अधिकार हो गया, दूसरे में तुम्हें पीसफुल असेंबल होने का अधिकार मिल गया, तीसरे में एसोसिएशन बनाने का, चौथे में पूरे इंडिया में घूमने का,
पांचवा कहता है कहीं भी रिसाइड करने का। छठे पे अब तुम रह रहे हो तो कुछ उसके लिए कोई काम करोगे, तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अब तुम्हें कोई प्रोफेशन या कोई कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस करने का अधिकार नहीं। ठीक है, अब देखिए कुछ स्टोरी बनी। अगर अभी आप लोगों के पास देखिए स्टोरी बन गई, अब आप इसको रिवाइज करिए, अब क्वेश्चन को डील करिए, देखिए बहुत ही आसान से डील हो जाएगा। पहले मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले उसके पास कौन सा अधिकार आएगा, बोलने का अधिकार, ई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद मैंने आपसे क्या कहा था, अब उसके पास पीसफुल असेंबली का अधिकार हो जाएगा, ईसी। अब असेंबल होने का अधिकार हो गया, अब उसके पास कौन सा अधिकार हो जाएगा, एसोसिएशन बनाने का। अब एसोसिएशन बनाने का अधिकार हो गया तो उसको घूमने का अधिकार मिल जाएगा। अब घूमने का अधिकार हो गया तो वो किसी भी जगह रहने का अधिकार मिल गया। तो ये आंसर इसका 104 का 4। ये कुछ लोगों को लगेगा बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही, लेकिन इसको अगर जब आपके पास सारे आर्टिकल, सारे सेक्शंस, आप सारे एक्ट पढ़ लेते हैं, तब इस तरीके के क्वेश्चन आपको चांसेस गलत होने के ज्यादा हो जाते हैं। तो मैंने ठीक बताइए, थोड़ा सा इसको मेमोराइज करके याद करेंगे आराम से, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं। अदरवाइज देखिए कभी रिजल्ट अगर आ सकेगा या कभी गलत हुआ होगा। ठीक, अब देखिए, arrange the following sequence as they are given in article 38 of the statute of international court of justice। देखिए जब आप इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तब ये स्टैट्यू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आर्टिकल 38 आर्टिकल है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हर बार ये सेक्शन, कभी 2 या 3 साल में ये सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, कभी कुछ करके कि इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ पर है, इंटरनेशनल कन्वेंशन की क्या पोजीशन है, इस तरीके से क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस लगाने का आ गया। अब मैंने बताया हूँ आपके लिए आर्टिकल 38। देखो आर्टिकल 38 कहता है द कोर्ट whose function is to decide in accordance with the international law such dispute are submitted to shall apply। तो पहला क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन। तीसरा क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। चौथा क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59 judicial decision and the teaching of the most highly qualified published of the various known as। ठीक ठीक, तो अब जुडिशियल डिसीजन होगा इस बेसिस में। तो ये हमेशा प्रायोरिटी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल कन्वेंशन किस स्टेज पर है, आप बताते हैं 38 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर है। इंटरनेशनल कन्वेंशन को भी पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स को। तो ये क्वेश्चन भी आता है, हर 2 या 3 साल में रिपीट करता है, उसको रिपीट पढ़ के जाइएगा, अच्छे से आर्टिकल 38 पढ़ के जाइएगा, फिर क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो पहला क्या था, इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो सीक्वेंस अगर पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन है, फिर कन्वेंशन के बाद कस्टम्स हो जाएंगे, कस्टम्स के बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बाद जुडिशियल डिसीजन। आंसर ठीक। सॉरी, ठीक ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ये, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने आज क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है उसमें से 10 क्वेश्चन शायद मैंने लिए हैं, 7-8 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनको छोड़ के बिल्कुल ना जाइएगा। अगर अगस्त में पेपर हुआ, मेरी सारी वीडियोस वगैरह आपने देख के चले तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और दिसंबर के लिए तो होगा ही। अब देखिए ये है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ का आप जानते हैं, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम लोग बोलते हैं हीथो ग्रॉटियस। ठीक, क्वाइन द टर्म इंटरनेशनल लॉ, जर्मी बेंथम। ठीक, पैक्टा सुन सर्वेंडा को क्या बोलते हैं, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी को बताइए क्या बोलते हैं। पैक्टा सुन सर्वेंडा, देखिए क्या होता है, पैक्टा सुन सर्वेंडा का मतलब एग्रीमेंट जो है, आपने गुड फेथ में, दो कंट्रीज ने एग्रीमेंट एंटर कर लिया, तो अब उसको फॉलो करा जाएगा गुड फेथ। दूसरा कहता है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी, अपने आप अपने पर कोई लिमिटेशन पुट करिए उसमें, तो इसका ये मतलब है। ठीक, तो पैक्टा सो सर्वेंडा हमारे लिंक ने दिया था, और ऑटो लिमिटेशन हमारी एनजी, नहीं नहीं गलत गलत, सॉरी मैंने गलत बता दिया, सॉरी सर, उल्टा बता दिया। ठीक, उल्टा बता दिया।
पैक्टा सु सर्वेंडा जो है हमारे इससे रिलेटेड हो जाएंगे, एंजिलोथी से, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी चीलिंग से। ठीक है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 121 का। अभी जब मैंने क्वेश्चन बताता हूँ दिखाता हूँ तो एक काम किया करिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप आर्ट कर सुन लीजिए, उसके बाद ना समझ में आए तब आप। ठीक है, देखिए, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ह्यूगो ग्रोटियस, ये हमेशा याद कर लीजिएगा कभी ना कभी। इस देखिए, आपको बता दिए चारों हैं, चारों से अगले एग्जाम में भी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, उसका पैक्टल सर्वेंडा क्या होता है, एक्रोलिमिटेशन थ्योरी क्या होती है, इससे पूछ लिया जाए। ये सभी कॉमन टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, बस फॉर्म चेंज हो जाता है। इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए, करिए, हो जाए। तो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ह्यूगो ग्रोटियस हो जाएंगे। द टर्म इंटरनेशनल लॉ वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मी बेंथम इन 1780। जो इंटरनेशनल लॉ शब्द है वो जर्मी बेंथम के द्वारा यूज किया गया 1780 में। अब पैक्टा सु सर्वेंडा होता क्या है? पैक्टा सु सर्वेंडा अंडर द इंटरनेशनल लॉ इज एवरी टीटी इन फोर्स इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू बी। हर एक टीटीज आपस में जो करी गई वो बाइंडिंग है एंड मस्ट बी परफॉर्म बाय देम इन गुड फेथ, आपस में गुड फेथ के द्वारा परफॉर्म करी जाएगी। इसके चीफ एक्सपोनेंट थ्योरी क्या है? एंटीलोथी। ठीक है, ऑटो लिमिटेशन थ्योरी सेज दैट says that is binding on the state because state have restricted their power to the process of auto limitation. Jilling was the main propounded, और इसके भी होते लेकिन जिलिंग मेन। द टू थ्योरीज आर बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये जो दोनों थ्योरीज हैं वो बेसिस है इंटरनेशनल लॉ की, और बहुत सारी सभी थ्योरीज हैं जो थ्योरी ऑफ कंसेप्ट, थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट, इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश करी इस वीडियो में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके सामने ला सकूं कि अप्रोच अब किस तरीके से आपको तैयार करना है, आपको आइडिया मिल सके। मेरा क्लियर ये मतलब नहीं था केवल और केवल कि आपको आंसर बताएं इस वीडियो, मेरा ये भी मतलब था कि आपको समझे कि किस तरीके से आंसर निकाला और किस तरीके से आपको पढ़ना है। देखिए, टॉर्ट मीन्स द सिविल लॉ which is not exclusively breach of contract, breach of the definition is given by, इसके द्वारा दी गई वो बताएंगे। अब आप टॉर्ट में अब क्या करेंगे, इन सबकी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछ ली जाती है। देखिए, टेलीमोन, टेलीमोन क्या कहते हैं? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी जो है कॉमन लॉ में दी गई है और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। देखिए, एक दो तरीके के डैमेजेस होते हैं, एक होता है लिक्विडेटेड, एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है पहले से डिसाइडेड है कि अगर ये ब्रीच हुआ तो हम इतना डैमेज देंगे। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस तो कोई डिसाइडेड नहीं है कि ब्रीच होगा तो क्या देंगे, तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो टॉर्ट इज अ सिविल लॉ व्हिच इज नॉट व्हिच इज विद द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्सेप्ट फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, जो कि एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर इतना आप याद कर लेंगे तो आपका सैलेमॉन की क्लियर और आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। विनफील्ड क्या कहते हैं? टॉर्शियल लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ। विनफील्ड कहते हैं टॉर्शियल लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ, लॉ के द्वारा प्राइमरली फिक्स्ड है, सच ड्यू टू आवर पर्सन जनरली एंड इज ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। विनफील्ड का मतलब है टॉर्शियल लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी के अराइज होने पर होती है, कि ड्यूटी का आपने ब्रीच किया और लायबिलिटी अराइज हो गई, जो कि प्राइमरली लॉ के द्वारा फिक्स्ड है, मतलब वो ड्यूटी जो लॉ के द्वारा फिक्स करी गई आप उसको ब्रीच करते तो वो टॉर्शियल लायबिलिटी। लायबिलिटी ये है, राइट ये है कि आप बिल्कुल शांत रहेंगे, आप शोर नहीं बचाएंगे, लेकिन आपने उसको शोर मचाया तो आपको टॉर्शियल लायबिलिटी है। ये जो ड्यूटी है टॉवर्ड पर्सन जनरली और उसकी ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड, तो टॉर्ट का अगर इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते। ये देखिए सेक्शन 2M ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट 1963 में क्या कहा गया? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग व्हिच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। टॉर्ट सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ये हो गया हेनरी मैनी की डिफिनेशन, याद कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में टॉर्ट की पूछ ली जाती है। हेनरी मैनी मतलब observe that panel condition of primitive communities was not the law of crime but the law of tort। law of crime नहीं है लेकिन law of tort है। और 2F of limitation act define easement है, इसलिए हमसे कोई मतलब नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है सेक्शन में। ठीक, क्लियर? मतलब मैंने बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज ऑफ द लिमिटेशन। तो याद करने का तरीका, ये जो मैंने लाल लाल हेडिंग दी है इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, थोड़ा अलग क्योंकि पूरी याद करना बहुत टफ है।
कीवर्ड से याद कर लेंगे, काम चल जाएगा। तो याद रखिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप कभी भी कोई एक्ट पढ़िए तो उसकी इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट के बारे में थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया रखिए। एग्जैक्ट नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वो एक्ट किस साल में पास हुआ था थोड़ा ब्रॉड आइडिया कर लेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आराम से ईजिली तरीके से निकल जाएंगे। ठीक। देखिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो हमारा एसेंट पास कब हुआ था? 13 सितंबर 2005 को पास हुआ था। चाइल्ड मैरिज एक्ट का पास हुआ था 10 जनवरी 2007 को हुआ था। मेंटेनेंस ऑफ विलन वेलफेयर एंड पेरेंट्स सीनियर सिटीजन इनैक्टेड बाय 29 दिसंबर 2007 को पास हुआ था। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो 28/12 को हुई थी 2016 में। तो अब यही सीरीज से आप लगा दीजिए। तो इनैक्टमेंट डेट अगर आपको उसके ईयर भी पता होगा, जैसे ये ईयर ये लिखा है, आप अगर ये याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्रैक कर सकते हैं। तो आप जितने भी एक्ट इस पूरे यूजीसी नेट लॉ में पढ़िएगा तो वो इनैक्टमेंट ईयर को देखते रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए, ताकि अगर चलो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर अभी के लिए हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब आया था? ये आया था 2005 में आया था। ठीक। चाइल्ड मैरिज एक्ट कब आया था? चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था 2007 में। ये कब आया था? 2009 के आसपास शायद आया था। 2007 में, ये दिसंबर 2007 में ये भी आया था। ये कब आया था? अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना तो पहला कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर डी होगी। ये जनवरी में आया था, ये दिसंबर में आया था, इसमें एबीसीडी इसका आंसर हो जाएगा। Which is the following situation to amount the failure of constitutional machinery? अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेलियर होगा तो किस आर्टिकल में होगा, उसका मतलब क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। Which is the following situation to amount the failure of constitutional machinery under Article 356 of the Constitution of India? In general election to the Lok Sabha, the ruling party in the state has suffered a massive defeat. A situation of maladministration in a state where duties duly constituted ministry enjoys support of the assembly. Several allegations of the corruption against the ministry. State has failed to comply with or given effect to any direction given by union in excess of executive power of union with the state. आप 265 और 265 365 देखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। जब कोई स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद और इफेक्ट टू गिव डायरेक्शन एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अनलॉफुल for the president to hold this has arisen in the government of the state cannot be carried in accordance with the provision of this constitution। मतलब अगर कोई स्टेट जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप प्रेसिडेंट के पास पावर हो जाएगी कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को कह दे कि आप अच्छे से प्रोविजन को फॉलो नहीं करते, प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। तो ये हम 256 में प्रेसिडेंशियल रूल डिक्लेयर कराकर लगा सकते हैं। ठीक, इसका आंसर हो गया 125 का 4। ठीक, देखिए जिनेवा कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा के हमेशा पूछी जाती है। अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ जिनेवा कन्वेंशन। देखिए जो पहली जिनेवा कन्वेंशन है वो सिक और फाउंडेड। देखो जो जिनेवा कन्वेंशन है इसका ये मतलब है ये आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो गया था तब लगती, जब भी कभी हमारा कोई युद्ध होता है जो आर्म से रिलेटेड होता है तो वहां पर जिनेवा कन्वेंशन लगती है और प्रोटेक्ट करते हैं पीपल जो हॉस्पिटैलिटी है, जो मतलब वॉर नहीं करे उनको बचाओ। जिनेवा कन्वेंशन के रूल वहां। तो पहला जिनेवा कन्वेंशन सिक और बाउंडेड मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की बात करता है, तो घायल हैं या बीमार व्यक्ति हैं उनको रक्षा करने की बात करता है। दूसरा जिनेवा कन्वेंशन शिप ट्रैक सेलर मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, शिप ट्रैक सेलर जो वहां के नाविक होते हैं जो मतलब चलाते हैं सेलर, उनको बचाने के लिए बात करता है। तीसरा बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कैदी होते हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करता है। और ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन और टाइम्स ऑफ वॉर के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप जिनेवा कन्वेंशन 1949 का पहला जिनेवा कन्वेंशन देखिए। पहला जिनेवा कन्वेंशन मैंने आपको बताया था फील्ड और लैंड से रिलेटेड है। दूसरा जिनेवा कन्वेंशन सी से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। तीसरा जिनेवा कन्वेंशन प्रिजनर ऑफ वॉर, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, आराम से आप लोग कर लेंगे। पावर ऑफ टेस्टामेटरी गार्जियन बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं टेस्टामेटरी गार्जियन में।
टेस्टामेट्री गार्जियन देखिए, जब आप पहले आता है हमारा पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन सेक्शन 8 पे है, ठीक है। फिर पावर ऑफ टेस्टामेट्री गार्जियन सेक्शन 9 पे है। फिर वेलफेयर ऑफ जो माइनर है कंसिडरेशन में चौथा पे है। और बैन ऑन पावर ऑफ डी फैक्टो गार्जियन टू डील विद माइनर प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 11 पे है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ही इजी है इसका, देखिए मैंने आपको बताया था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप फैक्ट। अगर आप हर सेक्शन के हर एक्ट का इंडेक्स भी देख के चलेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर आने के चांसेस हैं, आप अच्छे से नंबर को स्कोर कर सकेंगे। लेकिन नेचुरल गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर, टेस्टामेट्री गार्जियन, पावर ऑफ नेचुरल गार्जियन, डी फैक्टो कैन नॉट डील विद द प्रॉपर्टी, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी परमानेंट पैरामीटर कंसीडरेशन, ये आंसर हो गया, ठीक। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैगजीन सेंटेंस, देखिए इसमें ये अच्छा है, आप लोग आईपीसी जब पढ़िएगा तो जो मेन मेन ऑफेंस है उसके कम से कम पनिशमेंट पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इस तरीके से पूछते हैं। और जो अनइम्पोर्टेंट है एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई लिंक बैठा पाए याद रहे तो वेल एंड गुड है। इसकी पनिशमेंट मुझे बतानी पड़ेगी आपको। देखिए 379 में जो पनिशमेंट है वो 3 साल चोरी में, ठीक है। 403 बात करता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में, 403 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करता है, तो इसकी पनिशमेंट 2 साल होगी, 2 साल इसकी पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये 417 आईपीसी, 417 आईपीसी हमारा बात करता है चीटिंग के बारे में। चीटिंग में पनिशमेंट आ जाती है कि चीटिंग में पनिशमेंट कम होती है, तो चीटिंग में पनिशमेंट हो जाएगी 1 साल। अब ये 406 आईपीसी, तो 405 आपको पता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, 406 पता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ पनिशमेंट। अब ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ द कैरियर, कैरियर की पनिशमेंट हो जाएगी। तो कैरियर में क्या पनिशमेंट है 407 में, तो यहाँ पर 7 साल की पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब ऑफेंस है 426 आईपीसी, 426 में जो है तो 3 मंथ की पनिशमेंट हो जाएगी। 426 किसको डील करता है, 426 हमारा मिसचीफ, 425 मिसचीफ के आगे से डील करता, देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं, सबसे पहले इसका आंसर हो जाना चाहिए, इसके सबसे पहले इसमें आएगा, सबसे पहले ये देखिए ई आएगा 3 महीने। उसके बाद देखिए पनिशमेंट किसकी कम है, सी की पनिशमेंट उससे ज़्यादा है। उसके बाद 2 साल की पनिशमेंट मैंने आपको बताई थी बी। उसके बाद ए की पनिशमेंट 3 साल, फिर डी की पनिशमेंट 3 से 7 साल। तो आंसर इसका हो जाना चाहिए ई सी बी, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए डिफाइन ह्यूमन राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ह्यूमन राइट को कर सकेगा। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कुछ क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वो मैं आपको डील कर लूंगा। इसका आंसर हो जाएगा विच द फॉलोइंग प्रोविजन, विच द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 डिफाइंस द ह्यूमन राइट। तो कहाँ पर है, इसकी 2D पे डिफाइन है, किस तरीके से ये देखिए। Protection of human right defines human right as related to life, liberty, equality, dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenant and enforceable by the court of law। तो इसमें देखिए ट्रिक ये होती है, हमने ऐसे याद करी थी एग्जाम में, क्या आता है कभी कभी कह देते हैं क्या इसमें से देखिए ह्यूमन राइट किसे डील नहीं करता है, तो इसको याद करने का हमने ट्रिक बनाई थी LLED, लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी। LLED आप याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का अगर आएगा क्या ये ह्यूमन राइट इसको प्रोटेक्ट नहीं करता, आप इजीली डील कर देंगे और क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। तो लॉ को याद करना, देखिए रखना याद तो आप कर लेंगे, लेकिन रिमेंबरिंग भी जरूरी है। तो रिमेंबरिंग करने के लिए कुछ आर्टिकल सेक्शंस में अगर आप ट्रिक बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपको नंबर स्कोर करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारी सारी स्लाइड मैंने इसमें देख ली हैं, सारे क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने डील कर लिए हैं इसमें आपके साथ। अच्छा, कि अब इस वीडियो से मैंने आपको बताने की यही कोशिश करी किस तरीके से आप पीवाईक्यू को डील करें ताकि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकें। एक अलग तरीका होता है, इसके अगर हमें पेड क्लासेस में आएंगे तो हम और अच्छे तरीके से, ठीक है, ये करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।